नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में आप सभी का इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे की ये खासियत है कि जहां उसने शहर की बासलाहियत शख्सियात को आपके रूबरू पेश किया है, आज हम ऐसे ही मुल्की सतह पर, हिंदुस्तानी लेवल पर ऐसी शख्सियत को भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी सलाहियत, अपने काम और अपने सम्मान से एक अपने मकाम बनाया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रिसाइट टुडे की ये पहली कामयाबी है। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके पीछे एक बहुत ही मजबूत बावकार शख्सियत का भी हाथ है। मेरी मुराद हिंदुस्तान के मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब की साहबजादी मोहतरमा सुमैया राना साहब से आज हमारी मुलाकात होती है। और ये पहला तजुर्बा भी हमारे लिए। तो मैं सुमैया राना साहब, रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि आपने हमारे लिए, हमारे रिसाइट टुडे टीम के लिए आपने वक्त तो निकाला, उसके लिए भी हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। राना साहिबा, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना तारुफ हमारे नाजरीन और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। मैं सभी को सलाम अर्ज करती हूँ, जो भी नाजरीन हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। मैं सुमैया राना हूँ और मेरे वालिद मोहतरम जनाब मुनव्वर राना साहब हैं। मैं उनकी सबसे बड़ी साहबजादी हूँ। पेशे से मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सहाफ़ी हूँ और तकरीबन 15 से 18 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ कि सहाफ़त की फील्ड में मैंने तकरीबन सारे बड़े अखबारात में खबरें और एडिटोरियल्स लिख रखे हैं। और फिल वक्त मैं जो हूँ वो लोकमत समाचार नागपुर एडिशन के लिए स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ यहाँ यूपी से। और साथ साथ बस ये है कि मेरा शौक बहरहाल, अब उसको आप जो भी कह लें कि जीन्स में है या हेरिडिटी, जो भी मान लें उसको, कि थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शौक भी उसमें अक्सर चलता रहा अदब के मामले में। तो वो भी एक कोशिश मेरी जाए नक्श पा पर चल सकूं। और बहरहाल ये तो अल्लाह पे है, देखते हैं आगे अल्लाह क्या कामयाबी देता है। बहरहाल कोशिश मेरी पूरी है। यही मुख्तसर तारुफ है अभी तो फिलहाल। तो आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, सहाफ़ी हैं, आप जो है एक शायरा भी। शायरा की बात हुई है तो मैं सबसे पहले वालिद मोहतरम मुनव्वर राना साहब की सेहत के मुतालिक बात करना चाहूँगा कि जैसा कि गुज़िश्ता महीनों में कुछ अफवाहें सी उड़ी थी और आपसे बेहतर जी जी कोई उनकी तबीयत के बारे में नहीं बता सकता। तो अभी फ़िलहाल हज़रत की तबीयत कैसी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पापा ठीक हैं। पिछले दिनों जब फरवरी में 2019 में उनकी क्रेटनाइन बढ़ गई थी, तो उस दौरान जो है पीजीआई में वो ज़ेरे इलाज रहे 1 हफ्ता 10 दिन तकरीबन। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होके घर आ गए और अभी माशाल्लाह ठीक है। बस ये है कि थोड़ा-सा, क्योंकि केराटिन का मामला ऐसा होता है, वो बढ़ती-घटती रहती है, तो वो थोड़ा बहुत लगा रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, सबकी दुआएँ हैं बहरहाल। और माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं और आगे भी दुआओं की दरख्वास्त है। मैं उनकी तरफ से मैं दरख्वास्त कर दे रही हूँ कि उनको दुआओं में याद रखें। जी, इंशाअल्लाह ज़रूर। और हमारे नाज़रीन से भी हम गुज़ारिश करेंगे कि मुनव्वर राना साहब की अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती कायम रखे। क्या कभी आप मालेगाँव का नाम किसी वजह से जाने हैं या इसका तारुफ हमारे शहर जी का नाम? म, जी, जी, मैंने बहुत बार नाम पापा के मुँह से, फर्स्ट टाइम भी मैंने पापा के मुँह से ही सुना था कि अक्सर मालेगाँव में मुशायरे वगैरह होते रहते हैं, तो पापा जाते रहते हैं। एक बार मेरी इबाद नोमानी साहब से भी बात हो रही थी, तो उनके ज़रिए से भी मालेगाँव मैंने सुन रखा था। तो बस यूँ ही बार सुना मैंने, मुशायरे के सिलसिले में ही है, जब भी नाम सुना है मालेगाँव मुशायरा। बड़ा अच्छा, बहुत तारीफ़ी मुशायरे होते हैं, सुनते हैं वहाँ पर। तो बस इस लिहाज से मैंने ये नाम सुन रखा था।
नहीं, मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उर्दू के बहुत बहुत बड़े बड़े शायर हो गुजरे हैं पुराने जी ज़माने जी हाँ, वो तो वही तो कह रही हूँ मैं। में। जी, अदब की तारीख भी काफी मजबूत है, अदब मुझे मालूम है अदब वहां में जो से। है हमारे यहाँ पर शायरों में बोलिए, अफसाना निगारी में बोलिए, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे उदबा गुजरे हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर मालेगांव का नाम रोशन किया है। और हम जी जी। चाहेंगे कि आप जैसी भी शख्सियत कभी मालेगांव में अपने फन का मुजाहरा करे, ऐसी हम उम्मीद भी रखते हैं। अ, जी जी, शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपका अदब से लगाव किस तरह पैदा हुआ? देखिए अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे बचपन से, मतलब बहुत कम उम्र ही से, जब पापा की मेरी पहली किताब आई थी गजल गाँव, एक किताब का नाम था जो उनकी पहली किताब थी, तो उसको पढ़ती थी मैं बचपन में। तो उसमें तमाम तरह के शेर थे और उसका एक शेर मुझे आज भी मेरे जहन में रहता है। कि मुझे, हालांकि उस वक्त में इतनी तमीज नहीं थी कि मैं उस शेर का मतलब समझ सकती हूँ, बस इसलिए कि वो क्योंकि पापा की किताब थी और मुझे बहुत पढ़ के अच्छा लगता था। तो एक शेर है कि उसमें एक गजल थी, उसमें एक शेर है कि अपने हाथों की लकीरों की तरफ क्या देखें, डूबते वक्त जजीरों की तरफ क्या देखें, अपने जख्मों से ही फुर्सत नहीं मिलती मुझको, तुझ पे चलते हुए तीरों की तरफ क्या देखें। बहुत। तो बस यही है। उन किताबों को पढ़ते 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 और कब मेरे अंदर एक शायरी का वो जाग गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। और बहरहाल ये तो कहा जाएगा कि वो बेस जो मेरे अंदर बना है वो मुझे अपने पापा की किताबें पढ़, बचपन में मैंने उनकी किताबें बहुत पढ़ी आप और डांट भी पड़ती थी। एक बात मैं आपको बहुत बता दूं उसकी, कि पापा बहुत पसंद नहीं करते थे कि मैं स्कूल की किताबें बच्चे छोड़ के और वो शायरी की किताब पढ़े। लेकिन उन उसका वजह ये थी कि उनको ये लगता था कि जिस वक्त जो काम है वो उस वक्त पे किया जाए। तो बहरहाल वो उम्र थी पढ़ाई लिखाई की, लिहाजा उनको ये था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके फिर शौक पापा को भी पता चला, तो वो फिर अक्सर अदबी हम लोगों के बीच बहुत बहुत सारी गुफ्तगू और तमाम अपने उन्होंने वाकयात बयान करे, और फिर उसके बाद एक सिलसिला अच्छा चला माशाल्लाह, जो मुझे काफी रहनुमाई मिली फिर उसके बाद। अ, इस अदबी सफ़र में जब आप सफ़र शुरू किए, तो आपके वालिद मोहतरम से ही क्या आपने अपने अशार की इस्लाह करवाई या किसी और से? ये भी एक अजीब व गरीब वाकया है। मुझे एक मैगजीन थी जो लंदन से थर्ड मंथली निकलती है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, वो हिंदी का काफी टफ हिंदी थी उसकी, वो हिंदी की मैगजीन थी। तो मुझे किसी ने बताया, मेरे पास एक मैसेज आया था, फेसबुक ये गजलें वगैरह भेज सकते हैं, तो मेरे मेरे पास उस वक्त 3-4 भेज दी थी। तो उसकी खबर पापा को राहत इंदौरी अंकल ने दी। राहत अंकल ने कहा भाई मुबारक हो, सुमैया राना की गजलें छपी हैं। तो पापा ने कहा नहीं तो मतलब मेरे घर में किसी को भी नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सब शौक है और मैंने कभी बताया। फिर पापा ने मुझे फोन किया और फिर फोन करने के बाद पापा ने कहा कि भाई शायरा साहिबा कहाँ हैं। तो मुझे बहुत, मैं डर गई क्योंकि मैं, हमारे बीच बहुत लिहाज और बड़ा मामलात दूसरे हैं। तो हम बहुत देर हम सोचते रहे, फिर मैंने मम्मी को फोन किया, फिर मैंने पूछा मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, कह रही वो तुम्हारी कोई गजल वगैरह निकली है, आओ बात करेंगे। फिर हम पहुंचे वहां पापा के पास, मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है। फिर पापा के पास जाके अदब से बैठ गए हाथ बांध के, फिर पापा मुस्कुरा रहे थे। पापा ने कहा ये खुद कहा है हमने कहा जी पापा। तो कहने लगे अच्छा अच्छा है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जब भी कहीं इस तरह से शाये होने के लिए दें तो हमेशा किसी को दिखा लिया करें। तो उसमें मैंने कुछ किसी को दिखाया नहीं था, बस यूं ही जो भी था। तो उसमें जरूर पापा ने 2-3 जगह पर उसमें जो है वो तरमीम की थी कुछ लफ्ज की। तो यूं ये सिलसिला जो है आगे बढ़ा। तो बाद के कलाम में भी आपने फिर तरमीम चाहिए? एक आध बार कुछ ऐसे शेर थे जो मैंने अक्सर यूं ही पापा को ही बल्कि मैसेज किए, जैसे फादर्स डे पे या उस पे। हम्म। तो उसमें जो गलतियां होती थी पापा उसको सही करके और वापस भेज देते थे मुझे कि ये यहाँ पे है। लेकिन अभी भी हमारे बीच ऐसा वो है कि हम उनसे इस्लाह नहीं ले सकते बिल्कुल भी। अब वो जो भी कह लें बहरहाल, क्योंकि वालिद हैं और फिर वालिद के साथ साथ उनका एक बहुत बड़ा मयार है, और हम अपनी गजलों को अभी इस लायक नहीं समझते हैं कि हम उनके सामने रख सकें। बहरहाल आपने
वालिद साहब के म्यार की बात की। उनकी एक अपनी एक पहचान बनी है माँ के उन्वान से। और जी माशाल्लाह बिल्कुल। मुनव्वर राना साहब ने माँ की ऐसी ऐसी तस्वीरें नाज़रीन के सामने और सामीन के सामने पेश की है कि दुनिया वाह वाह करने पर जी मजबूर। तो मेरा सवाल भी वाजिब जी। बनता है कि क्या आपके पास भी ऐसा कोई मखसूस उन्वान? माँ पे तो मेरी हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा वो छुराविया छोड़ा ही नहीं कि जिस पे अब कुछ कहा जा सके फिल वक्त, जो जैसा मुझे लगता है। और मैं कभी कोशिश करूंगी, मुझे ये लगता है कि मैं अपना एक ऐसा फ्रेम तैयार करूं, जैसे पापा ने एक फ्रेम अपना बना रखा है, बहरहाल उनके मुकाबले में तो नहीं, लेकिन माँ पे तो मैंने अभी इस वक्त कुछ भी ऐसा नहीं कहा, और ना मेरी कोई हिम्मत है इस तरह की कि मैं भी माँ पे कुछ कह सकूं। और उन्हीं शेर को मैं पढ़-पढ़ करके ही बिल्कुल वो हो जाती हूँ। अच्छा, माँ पर नहीं तो कोई और शोबा या कोई और उन्वान जिसे आप भी मखसूस करना चाहें? जी, जी, मैं ऐसा है निस्वानी जो हसासियत है या उनकी जो तकलीफ़ें हैं, कर्ब है, मैं उस पे बहुत फ़ोकस करती हूँ। और मुझे लगता है मैं कोशिश नहीं भी करूँ तो मेरे कलम से इसी तरह के अशआर निकलते हैं जो एक निस्वानियत को ज़ाहिर करें। जी, आपने बताया अपनी बात में कि आपने निस्वानियत के जज़्बात का इज़हार करने की कोशिश की और शायद इसी का जी। नतीजा है कि आपको महिला शक्ति सम्मान से भी नवाज़ा गया है। मैं जी। नाज़रीन को बता दूँ कि 2013 में सुमैया राना साहिबा को महिला शक्ति सम्मान से नवाजा गया और साथ ही साथ सुभद्रा कुमारी चौहान सम्मान से भी आपको नवाजा गया है, जिसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। रिसाइट टुडे टीम हुँ, भी मुबारकबाद देती है और जी, मैं शुक्रिया सर। मालेगांव शहर के तमाम अ, अदब नुमा शख्सियत की जानिब से भी आपको मुबारकबाद देता हूँ। क्या कभी शुक्रिया। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप और वालिद साहब एक स्टेज शेयर किए? बिल्कुल भी नहीं। ये तो सोच करके भी मुझे बड़ा वो लगता है कि मेरी मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूँ। इनफैक्ट मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उस मेयार का भी कुछ कह पाती हूँ कि मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूँ। अभी अभी बिल्कुल मुझसे 1 हफ्ते पहले एक साहब मिले, वो यहीं लखनऊ के हैं, और वो मुझसे बहुत इस्रार कर रहे हैं एक मुशायरा होने जौनपुर में, मैं चाहता हूँ, हमने कहा देखिए मैं उनके साथ स्टेज शेयर करूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसा कोई इत्तेफ़ाक नहीं हुआ है और ना मेरा ऐसा फ़िलहाल कोई इरादा है। और अगर इत्तेफाक हो गया तब? मुझे नहीं लगता कि मैं उनके सामने कुछ पढ़ पाऊँगी। नहीं, उनके सामने आप तो बढ़ गई हैं, तो फिर आपको पढ़ भी लेना चाहिए। ऐसी ख्याल से हिंदुस्तानी अवाम की ख्वाहिश भी होगी कि एक वालिद साहब के सामने बेटी अपने जी। फ़न का बेहतरीन मुज़ाहिरा करे और उसी हुँ। फ़न के सामने रखकर वालिद साहब भी चाहें कि हम भी कुछ और बेहतर हो जाएँ। कहीं ऐसी फ़ीलिंग एक बाप की हो सकती है। तो जी, बिल्कुल होती होगी, लेकिन हमें तो बड़ा मतलब अनकम्फ़र्टेबल जिसको कहें, क्योंकि पापा के साथ का मसला ये है कि मैं हमारे बीच बहुत ज़्यादा अदब और लिहाज़ है, वो आजकल के ज़माने वाले वो वालिद नहीं हैं और ना हम उस तरह की औलाद हैं। बहरहाल बड़ा बचपन से ही आप समझ सकते होंगे कि हमारे घर का क्या माहौल रहा होगा, अदब से बड़ा वास्ता है हम लोगों का। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, अब आगे अल्लाह जो करा ले वो अलग बात है। आजकल के मुशायरे के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? जो मुशायरे होते हैं? देखिए, जब मैं सहाफ़त में एक्टिव थी, इनफैक्ट जब मैं अमर उजाला अखबार में काम कर रही थी 2008 में, तो लखनऊ महोत्सव के मुशायरे में कुछ ऐसा हुआ था जिसका मैं ज़िक्र यहाँ पे नाम लेके नहीं करूँगी, लेकिन मुझे उस वक़्त मैंने एक आर्टिकल लिखा था और फिर मैंने उसपे पापा से भी, तो मुझे उस वक़्त से ही बड़ा अजीब-सा लगने लगा कि मुझे ये मेरी अपनी ये राय है कि मुशायरे में अब शायर और शायरात कम होते हैं, परफ़ॉर्मर्स होते हैं सब। हुँ, आप समझ सकते हैं कि परफ़ॉर्म करने में और शेर कहने में बहुत बड़ा फ़र्क है।
और लेकिन उसके लिए हम थोड़ा-सा जो ये जो हमारे पिलर्स हैं, जो सतून हैं उर्दू अदब के यहाँ पर मौजूद, वो डायस पर मौजूद होते हुए उनके अगर किसी भी किस्म की गुस्ताखियाँ हो रही हैं या बेअदबियाँ हो रही हैं, तो इसकी ज़िम्मेदार वो शायर भी हैं। उनको ये चाहिए कि क्योंकि उनके बिना मुशायरे तो पॉसिबल नहीं हैं। अब इसमें बहुत सारे बड़े-बड़े नाम हैं, आप समझ सकते हो कि मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी। कि वो चाहें तो कोई स्टेप ले सकते हैं अदब को बचाने के लिए, डायस पर बैठे हुए लोग और डायस के सामने बैठे हुए, नीचे बैठे हुए लोगों के दोनों के माहौल को सही करने में इनका बड़ा रोल हो सकता है। और ख़ासकर मैं शायरात के हवाले से कहूँगी कि देखिए तमाम तरह के फ़ील्ड्स में जैसे हमारे जर्नलिज़्म में पहले कोई डिग्री नहीं होती थी, सुनते हैं कि पत्रकारिता कोई डिग्री नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद उसका एक प्रोफ़ार्मा तय करके और अब डिग्री कर दी गई कि भाई आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या जो भी करना हो डिप्लोमा जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन करना है तो ही आप इस फील्ड में आ सकते हैं। तो कोई एक इस तरह का खाका तैयार होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कोई भी लिखवा करके 4 गज़लें रख ली और उसके बाद उसको खड़े होके स्टेज पे डायस पे पढ़ दिया और वो शायर शायरा या शायर कहलाने लग गया। उससे ऑथेंटिसिटी जो अदब की है वो लोगों की बड़ी मशकूक होती है। अब उसमें होता क्या है कि जो असल कहने वाले शेर हैं, जो असल शायर हैं, वो भी बड़ी मशकूक निगाहों से देखे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए और ये अदब के हवाले से बहुत ज़रूरी है और इसकी ज़िम्मेदार जो हैं, वो हमारे बड़े शायर हैं, जिनको ये कदम उठाना चाहिए। अक्सर ऐसा भी होता है राना साहिबा कि एक नाज़िम और जी, एक शायर, जब शायर अपना कलाम पेश करता है तो नाज़िम और शायर में कुछ नोक-झोंक हो जाती है। माफ़ करना कि मैं जी। कई शायर ऐसे देखा हूँ जिसमें कुछ अदबी बदतहज़ीबी की जैसी तक की बात आ गई है। शायद कुछ नोक-झोंक में, जी। मज़ाहिया ही अंदाज़ में, तो उसे आप किस तरह से लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये नोक-झोंक तो बहुत अच्छी चीज़ है, हर चीज़ की बात वही हुई कि दायरा है। हुँ, पापा ही एक शेर हमेशा पढ़ते हैं जब ये नज़ामत करते हैं कि कसक-कसक की तरह हो, चुभन-चुभन की तरह, कसक-कसक की तरह हो, चुभन-चुभन की तरह, कि बज़्म इश्क है जो कुछ भी हो फ़न की तरह। बिल्कुल। तो अगर उसका दायरा एक तय होना चाहिए और कोई भी चीज़ आपको पता ही है कि दायरे के बाहर होगी तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो नाक़ाबिले बर्दाश्त ही होती है और उससे पूरा एक माहौल ख़राब होता है। जो लोग वहाँ पे बैठ के मुशायरे पहले की महफ़िलें होती थी, लोग मुशायरों में बच्चों को भेजते थे कि आज बिना कॉपी और कागज़ और कलम के ये अदब सीखेंगे। आज वो महफ़िलें नहीं रही, मैं खुद देखती हूँ। अब मैं आपसे बता दूँ कि मेरा कोई फ़ोकस ही नहीं है कि मैं मुशायरे पढ़ूँ। इसलिए क्योंकि मुझे ये पंडालों वाले मुशायरे से क्योंकि वहाँ पे जिस तरह के सामीन भी होते हैं और वो सब कुछ जो कुछ होता है वो मैं मेरे तो उसके बाहर है। मैं उस तरह के ना मुशायरे पढ़ सकती हूँ और ना देख सकती हूँ। मुझे बहुत अदबी महफ़िल जो है मैं उसकी कायल हूँ। कभी ऐसा भी होता है बड़े-बड़े मुशायरों में नाज़रीन की जानिब से बेहुदा कलमात कहे जाते हैं, उस वक़्त तो क्या फ़ीलिंग होती है? मैंने ये तो एक्सपीरियंस मेरे साथ कभी नहीं हुआ लेकिन मैं ऐसी महफ़िल में ज़रूर बैठी हूँ। एक आध बार मुशायरों में ऐसा हुआ है कि पब्लिक की तरफ से बड़ी अजीब-अजीब कमेंट्स होते हैं और ज़ाहिर-सी बात है, ये बिल्कुल भी नहीं और मेरे ख़्याल से मेरा एक अपना ये राय है, ये जो अदब की दुनिया के जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो इस चीज़ की पहल करते मैं बहुत सालों से कहती आ रही हूँ कि मुशायरों को फ्री का जो एंट्री होती है, जब वो एंट्रीज़ बंद कर दी जाएँगी जिस दिन और वहाँ पे सिर्फ़ वो लोग पैसा खर्च करके मुशायरा सुनने के लिए आएँगे, तब जा कर के पब्लिक जो है वो क्रीम पब्लिक आएगी, जिनको सिर्फ़ अदब से, शायरी से उसका मज़ा लेना हो। बाकी लोग आकर के वहाँ पर जो डायस के ऊपर बहुत अजीबो-गरीब सी शायरात को देखने और फिर उनसे रूबरू होने की कोशिश करते हैं, ये सारी खराबियाँ असल में उस वक़्त होती हैं। आप देखिए ऑडिटोरियम्स वग़ैरह में जो मुशायरे होते हैं, उनमें ये सब क्यों नहीं होता है? क्योंकि पासेस लोग लेते हैं, लोगों को जुस्तजू होती है। यहाँ तो 4 लोग इकट्ठा होते हैं, आओ चलो फलाँ आई हैं, हम लोग भी चलते हैं। ये सब जो हरकतें थी, ये तो कव्वालियों में होती थी, जब जवाबी कव्वालियाँ होती थी। अब यहाँ यूपी में तो उसका चलन खत्म हो गया है। लेकिन मैं हमें लगता है महाराष्ट्र वगैरह में आज भी है वो जवाबी कव्वालियाँ और वो सब। तो ये सब उसमें अच्छा लगता था, लेकिन इन लोगों ने उसको उठा के इन मुशायरों से जोड़ दिया। अभी लखनऊ में आप मौजूद हैं,
तो लखनऊ जी। में आज मुशायरे की क्या पोजीशन, क्या हालत है? देखिए, लखनऊ में मुशायरों, वैसे तो क्योंकि अदब का गहवारा कहलाता है लखनऊ, बहुत तारीखी जगह है, आप समझ सकते हैं। लेकिन लखनऊ फेस्टिवल जो यहाँ लगता है, लखनऊ महोत्सव के मुशायरों का म्यार बिल्कुल खराब हो चुका है। और क्योंकि वो ऐसे हाथों में चला गया, वो मुशायरे जो लोग करवाते हैं, जो कन्वीनर हैं वहाँ के और जो इंतजामकार हैं, तो वो बड़ी सियासत की चीज हो गई। तो अब उस मुशायरे का तो बिल्कुल खत्म हो गया, जबकि वो एक बहुत बड़े बैनर का मुशायरा होता था। जाहिर सी बात है कि जो भी यहाँ पे सरकारें होती हैं वही कराती थी इनको, मुशायरों को। और कुछ ऐसी जगहों पे मुशायरे होते हैं जो आज भी लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कहूँगी कि जो अच्छे मुशायरे आज भी तारीखी लखनऊ में होते हैं, तो वो सही होते आप मुशायरे से में अक्सर अपना कलाम पढ़ती हैं, तो मैं चाहूँगा कि हमारे रिसाइट टुडे के ज़रिए भी हमारे नाज़रीन, हमारे दर्शकों तक आपके कलाम या चंद अशआर हम भी चाहें, हमारे नाज़रीन भी सुनना चाहें, तो आपसे हैं। जी, गुज़ारिश बिल्कुल। जी, मैं है। बिल्कुल हाज़िर करती हूँ, समाअत कीजिएगा कि तुम्हारे वास्ते पलकें बिछाए बैठी हूँ, तुम्हारे वास्ते पलकें बिछाए बैठी हूँ, मैं इंतज़ार की शम्में जलाए बैठी हूँ। तुम्हारे वास्ते पलकें बिछाए बैठी हूँ, मैं इंतज़ार की शम्में जलाए बैठी हूँ। और कभी-कभी तो मेरी याद भी उसे आए, कभी-कभी तो मेरी याद भी उसे आए, मैं जिसकी याद में दुनिया भुलाए बैठी दाएँ हूँ। बैठे, बहुत खूब। मैं जिसकी याद में दुनिया भुलाए बैठी हूँ। और शेर ये है कि वो अपने ज़ुल्म की कश्ती में मुतमईन है बहुत, वो अपने ज़ुल्म की कश्ती में मुतमईन है बहुत, मैं अपने अश्कों को दरिया बनाए बैठी हूँ। बहुत खूब। मैं अपने अश्कों को दरिया बनाए बैठी हूँ। और शेर ये है कि हवा की ज़द से बचा तो लिया चरागों को, वाह! हवा की ज़द से बचा तो लिया चरागों को, मगर हथेलियाँ अपनी जलाए बैठी हूँ, क्या बात! मगर हथेलियाँ अपनी जलाए बैठी हूँ। शुक्रिया। बहुत-बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा ख़्याल आपने आपकी शेर में पेश किया है, जी, क्योंकि आपने अपने तारुफ में अपने जर्नलिस्ट और सहाफ़ी होने की बात का ज़िक्र किया है, और जी, साथ ही साथ आप शहर शहर, रियासत और बड़े-बड़े इलाकों में भी आपने, छोटे देहातों में भी आपने सफ़र किया होगा। तो जी, बिल्कुल। बतौर जर्नलिस्ट एज़ अ सहाफ़ी, आप हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी महिलाओं के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? उनकी पोज़ीशन, उनकी हालत, चाहे वो माशी तौर पर हो या तालीमी तौर पर हो या सियासी तौर पर? देखिए, मैंने जब सफ़र शुरू किया था जर्नलिज़्म का, उस वक़्त में मेरा था ही महिला पे पूरा फ़ोकस था। एक अलग से बीट दी गई थी मुझे महिलाओं की। पहले तो मैं सिर्फ़ मुस्लिम महिलाओं पे करती थी, बाद में फिर मैं मुझे पूरा महिला का बीट मिल गई थी। तो मैंने देखा कि बहुत से ऐसे गाँव हैं, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता, उन कुछ तो मुझे ऐसी औरतें मिली थी जिनको ₹100 का नोट नहीं पहचानती थी। आप यकीन कर सकते हैं कि इस दौर में क्या ऐसी औरतें होंगी जो ₹100 का नोट नहीं पहचानती थी। तो मैंने बहुत सारी खबरें की थी उस ज़माने में, और फिर मैं जाती थी, मुझे बड़ा होता था। वो होता है उन लोगों को, पार्ले जी बिस्किट में मेरे पर्स में था, तो कुछ बच्चे बैठे थे, मैंने दिया निकाल के, तो बच्चे उसको बड़ा पलट-पलट के देख रहे थे, ये क्या चीज़ होती है? वो लेकिन बहुत इंटीरियर्स में थे, बहुत इंटीरियर, यानी कि उनको शायद मेन सड़क तक आने में ही कई मीलों का फासला तय करना पड़ता। तो क्योंकि पर्दा तो सिर्फ़ मुसलमानों में नहीं है, और तो हिंदुओं में भी इस चीज़ का लिहाज़ रखा जाता है, घूंघट वग़ैरह, तो उस पर्दे की वज़ह से भी वो औरतें कभी घर से नहीं निकली। सिर्फ़ उनका काम ये था कि घर में कपड़े धोना, बर्तन धोना और बच्चों की परवरिश और खाना-पीना बनाना, मतलब उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। तो मुझे बहुत अफ़सोस होता था, मैं अक्सर आके काम ख़त्म करके बहुत देर-देर तक मैं बैठ के सोचती थी कि प और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इन जगह पे नहीं रखा, नहीं तो कैसे ज़िंदगी कटती। और फिर मैंने कुछ चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अल्लाह ने कराया कि मैंने कुछ और वहाँ पे लड़कियाँ ऐसी थी जिनको पढ़ाई के लिए मैंने आगे लाए। कुछ लोगों को सिलाई वग़ैरह सिखवाई उनमें से।
और कि कम से कम वो एक तो खुद जिम्मेदार बने और बाहर की दुनिया देखें कि कैसी होती है। और जो मुझसे हो सका मैंने किया, और आज भी मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, थोड़ा बहुत मैं इस तरह के भी काम अल्लाह मुझसे ले रहा है। और बस मैं यही दुआ करती हूँ कि हालात तो देखिए अब तो खैर थोड़ा-सा सही होना शुरू हुए हैं। अच्छा, ये मोबाइल जितनी खराब चीज़ है ना, इंटरनेट, मुझे लगता है थोड़ी-सी इससे फ़ायदे ये सब है कि इससे बाहर की दुनिया बड़ी नज़र आने लगी है लोगों को। इसका भी थोड़ा-सा ये फ़ायदा पहुँचा है। घर-घर मोबाइल्स तो होते ही हैं, तो इससे अब थोड़ी-सी इन लोगों के अंदर वो जागी है। तो बस यही है कि ज़रूरी तो है ही है बहरहाल इन लोगों के लिए काम करना। आपने अभी जो बात बताए हैं औरतों के ताल्लुक जी। से, वो बिछड़े हुए पसमानदा इलाकों की बात बताएँ। एक जी, जी, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं दूसरा रुख देखना चाहूँगा कि इस नए हिंदुस्तान जी, में आप महिलाओं जी। महिलाओं को कहाँ देखती हैं? देखिए, अब तो फिर वही बात आई ना कि अब इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हो गई है, घर-घर लोगों को पता चल गया है कि मैं इन इलाकों की बात कर रही हूँ जो अप्रोचेबल है ईज़िली। तो पढ़ाई-लिखाई का ये है कि एक असर होना शुरू हुआ है लोगों में, खासकर लड़कियों में सेल्फ डिपेंडेंसी आई है कि अपने पैरों पे खड़ा होना है। और देखिए अभी हालिया रिजल्ट्स आए हैं, उसमें पीसीएसजे यूपी का आया है रिजल्ट, पीसीएसजे का परसों-नरसों, उसमें काफ़ी लड़कियाँ हैं। और तो ये देख के मुझे अच्छा लगा कि चलो सिर्फ़ इसलिए नहीं कि इनको पढ़ना है, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस चीज़ की भी इनके अंदर जो है वो एक ज्योत जैसी जली है। तो मुझे लगता है कि ये न्यू, बल्कि मैंने इस हवाले से कुछ मिसरे कहे हैं, मैं अभी आपको सुनाऊँगी कि जी, ख़ासकर मेरा फ़ोकस रहता है हमेशा, मैंने आपसे बताया कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मैं कहती रहती हूँ कुछ-कुछ। तो मैंने एक जगह पढ़ा भी था और मेरा काम भी यही है, मैं एज़ अ सोशल वर्कर मैं इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखती हूँ कि मैं बच्चियों की हमेशा हेल्प करूँ, मुझसे जो कुछ भी मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। तो मैंने जो मिसरे कहे थे इनके, उसके लिए मैं आपसे शेयर करती हूँ जी, कि इरशाद। ए वतन ये तेरी तस्वीर बदल डालेंगी, ए वतन ये तेरी तस्वीर तस्वीर बदल बदल डालेंगी, ये हर एक ख्वाब की ताबीर बदल बदल डालेंगी। इस तरह आगे बढ़ेंगी ये तरक्की करने, बेटियाँ मुल्क की तकदीर बदल डालेंगी। बहुत अच्छी। बड़ा ही मतलब एक तरह से शुक्रिया। हौसलामंद अशार है ये, और मैं आपको जी, मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। लड़कियाँ, जैसा कि आपने बताया, बहुत से लड़कियाँ जो है तालीम हासिल करके आजकल जी, लड़कियाँ जॉब कर रही हैं। जी। लेकिन जॉब करते हुए शायद वो कहीं अपने आप को गैर महफूज भी समझ रही है, अनसेफ। जी। तो इसके ऐसी लड़कियों के लिए आपका क्या पैगाम है? मुझे शुरू से ये लगता था, लेकिन मैं उतनी हिम्मत वाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे शुरू से ये लगता था कि बच्चियों को जिस वक़्त तालीम दिलाई जा रही है, हायर एजुकेशन दिलाई जा रही है, टेक्निकल स्टडीज़ पढ़ाई जा रही है, तो उनको सेल्फ डिपेंड होने के साथ-साथ उनको जो है वो सेल्फ डिफेंस का भी कुछ ऐसा कोर्स करना चाहिए कि जिससे उनको हर वक़्त ये फ़ील हो कि नहीं, मैं भी किसी से मुकाबला कर सकती हूँ, अगर ऐसा कोई वक़्त पड़ जाता है। और कुछ चीज़ों को एहतियात करना भी ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान दें बच्चियाँ कि गैर ज़रूरी काम से रात में ना निकलें। और ये तो देखिए इसमें लोग ये कह देते हैं कि पिछड़ापन है, पिछड़ापन नहीं है, ये हिकमत अमली है। हिकमत में कोई बुराई नहीं है कि लड़कियाँ लड़के निकल सकते हैं और लड़कियाँ क्यों नहीं निकल सकती। मैं बिल्कुल इसकी मुखालफत करती हूँ, बिल्कुल अल्लाह ताला ने लड़कियों को जिस लिए बनाया है, तो उनकी ये ज़रूरत है कि वो अननेसेसरी कि वह घरों से ना निकलें और जहाँ पर भी काम करें, अपना एक मयार बना करके काम करें। और किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि जब आप बहुत स्ट्रिक्ट हों या कुछ हों, तो ज़बरदस्ती कोई आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे। और फिर साइड बाय साइड उनको अपने लिए कुछ ऐसा कोर्स वगैरह करना चाहिए कि वो अपने आप को बहुत डिफेंस उसमें महसूस कर सकें। सुमैया राना साहब, आपने रिसाइट टुडे के लिए बहुत वक्त दिया है और अपनी बात, अपने ख़यालात और अपने अशार से नाज़रीन को रोशनास भी कराया, जिसके लिए एक मरतबा फिर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। रिसाइट टुडे पर आप आए और उम्मीद करते हैं कि फिर कभी आपसे मुलाकात हो, चाहे आप इंशाल्लाह। मालेगाँव ही शहर में क्यों ना आ जाए।
ऐसे भी हम उम्मीद रखते हैं। आप अदब जी की इंशाल्लाह। ताल्लुक रखते हैं और मालेगांव एक अदबी किला है, और हम चाहेंगे जी जी बिल्कुल। कि आप जल्द अज जल्द मालेगांव आइए और अपने अशार से मुस्तफ़ीज़ कीजिए। तो इंशाल्लाह। नाज़रीन, देखा आपने हमारे साथ अ, हिंदुस्तान के मशहूर शायर मोहतरम मुनव्वर राना साहब की साहबजादी, एक जर्नलिस्ट और औरतों की बहुत ही ख्याल करने वाली समाजी वर्कर, और अपने अशार में औरतों के जज्बात का इजहार करने वाली मोहतरमा सुमैया राना साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। हम सुमैया राना साहिबा का एक मरतबा फिर शुक्रगुजार है कि उन्होंने वक्त दिया। और हम नाज़रीन को बता दें कि यह हमारा अपना पहला तजुर्बा भी है कि हमने ऑनलाइन जो है रिसाइट टुडे के ज़रिए इंटरव्यू लिया, और हमारी खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ है। तो इसी तरह से हम मुल्की सतह पर मशहूर ऐसी ही बड़ी बड़ी शख्सियात से आप नाज़रीन को रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।